एक जहाज जिसे इमरजेंसी में जंगल के बीचों बीच लैंड करना पड़ा। पायलट ने कैसे एक कैदी के साथ मिलकर टेररिस्ट से अपने मुसाफिरों की जान बचाई, तो ये सब जानने के लिए चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी के आगाज में हम ब्रॉडी नामी एक पायलट को देखते हैं जो जल्दी में अपनी फ्लाइट की तरफ जा रहा है। इसी बीच इसे अपनी बेटी की कॉल आती है और वो इससे पूछती है कि आप कितने वक्त में पहुंच जाएंगे। ब्रॉडी बताता है कि 18 घंटे की फ्लाइट है, उम्मीद कर सकता हूँ कि रात तक तुम्हारे पास पहुंच जाऊं। ये बाप बेटी काफी टाइम से नहीं मिले और ब्रॉडी के मन में है कि वो फ्लाइट के फौरन बाद अपनी बेटी से मिलेगा। चेकिंग के बाद जल्द ही ये अपने जहाज के कैबिन में पहुंच जाता है जहां सैम्यूल नामी को पायलट पहले से मौजूद है। सैम्यूल बताता है कि आज मेरा पहला दिन है और वो काफी नर्वस है। इसी वक्त एक ट्रैफिक कंट्रोलर रिपोर्ट लेने आता है। ब्रॉडी से कहता है कि जिस रास्ते हम जाएंगे वहाँ मौसम काफी खराब है, इसलिए हमें अपना रास्ता चेंज करना होगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं क्योंकि मौसम जल्द ही ठीक हो जाएगा। इसके जाने के बाद एयर होस्टेस आती है और पायलट को जेट वे में आने का बोलती है। यहाँ एक पुलिस वाला है जिसके साथ एक कैदी है और पायलट से कहता है कि इसे टोरंटो तक ले जाना है। सेफ्टी के लिए इसे हथकड़ियां लगी रहेंगी और निगरानी के लिए मैं साथ रहूंगा। ये कैदी काफी खतरनाक है, इसलिए पायलट इसे सबसे आखिर पे बैठने की इजाजत देता है। इसके बाद पैसेंजर आना शुरू हो जाते हैं। जहाज उड़ान भरने के लिए तैयार है और कुछ ही देर तक ये टेक ऑफ कर जाता है। अब दोनों पायलट्स पुरसुकून हैं। टाइम पास करने के लिए ये एक दूसरे की फैमिली के बारे में बात करते हैं। इनका जहाज तूफान के ऊपर से जा रहा है, इसलिए पायलट पैसेंजर से सीट बेल्ट बांधने को कहता है। इसी बीच एक झटका लगता है जिससे तमाम पैसेंजर्स डर जाते हैं। पायलट जेट वे में आता है और इनसे बोलता है कि चिंता की कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा मौसम खराब है। तूफानी बिजली के गर्जने से जहाज को एक और जोरदार झटका लगता है जिससे पायलट ब्रॉडी के सर में एक चोट लग जाती है। पैसेंजर डरे हुए हैं और शोर करने लगते हैं। पायलट फौरन से अपनी सीट पर आता है और कंट्रोल संभाल लेता है। ये अपनी एयरलाइन से कांटेक्ट करते हैं लेकिन सिस्टम फेलियर की वजह से रेडियो काम नहीं कर पाता। अब इनके जहाज में पावर न होने के बराबर है और अब इनका जहाज बैटरी पर है और इनके पास लैंड करने के लिए 10 मिनट हैं क्योंकि बैटरी की पावर इससे ज्यादा नहीं। लैंड करने के लिए इनके पास कोई जगह नहीं क्योंकि नीचे हर तरफ समंदर है। एयर होस्टेस पैसेंजर को बताती है कि इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम की वजह से जहाज में कुछ खराबी है, इसलिए आपको अपना सीट बेल्ट लगा कर रखना होगा। पायलट जहाज को पूरी रफ्तार के साथ नीचे की तरफ लेकर जा रहे हैं क्योंकि इनके पास वक्त बहुत कम है। पुलिस वाला सेल फोन यूज कर रहा होता है तो अचानक से इसका फोन गिर जाता है। वो अपना सीट बेल्ट खोलकर फोन उठाने की कोशिश करता है। ये देखकर एक एयर होस्टेस भी अपना सीट बेल्ट खोल देती है और इसकी मदद करने की कोशिश करती है। इसी बीच जहाज को एक जबरदस्त झटका लगता है जिससे ये दोनों बुरी तरह से गिरते हैं और इन दोनों की मौत हो जाती है। कुछ ही देर बाद ये तूफान से तो निकल जाते हैं लेकिन अब इनके सामने बड़ी प्रॉब्लम लैंडिंग की है। पायलट ब्रॉडी के पास जहाज को पानी में क्रैश करवाने के अलावा कोई और चारा नहीं। बैटरी की पावर खत्म होने में 3 मिनट बाकी होते हैं। इसी दौरान पायलट को एक आइलैंड नजर आता है जो चारों तरफ से जंगल में घिरा हुआ है। अब इनके सामने जिंदगी की एक नई उम्मीद है। इस जंगल जैसे आइलैंड पर इन्हें एक शॉर्ट सा रनवे नजर आता है जबकि बैटरी की पावर भी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लेकिन आखिर ये जहाज को इस शॉर्ट रनवे पर लैंड करवाने में कामयाब हो जाते हैं। ब्रॉडी का मजबूत इरादा जहाज को क्रैश होने से बचा लेता है। पायलट फौरन से तमाम पैसेंजर को जहाज से उतरने का कहता है। दूसरी तरफ इस एयरलाइन कंपनी का मालिक परेशान है कि उसका एक जहाज खो चुका है। इसे पता चलता है कि खराब मौसम की वजह से हम कांटेक्ट नहीं कर पाए थे और अब तक हमारा जहाज लापता है। पायलट ब्रॉडी अपने पैसेंजर के साथ एक ऐसी जगह पर है जहाँ ना सिग्नल है और ना ही कोई और मदद है। इस एयरलाइन कंपनी का मालिक एक डेविड नामी आदमी को बुलाता है जो लापता जहाज को खोजने में माहिर है और इस जैसी स्किल किसी और के पास नहीं। ये इनसे कहता है कि मुझे जहाज की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आखिरी मर्तबा कांटेक्ट कब हुआ और उस वक्त जहाज की लोकेशन क्या थी। पायलट्स जहाज को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं और इन्हें पता चलता है कि इनका रेडियो सिस्टम पूरी तरह से खराब हो चुका है और ट्रांसपोंडर का ये पावर के बिना कुछ पता नहीं लगा सकते, जबकि बैटरी की हालत किसी हद तक ठीक है। मैप से इन्हें पता चलता है कि ये जोलो नामी आइलैंड पर है जहाँ आतंकवादियों की हुकूमत है। यहाँ न पुलिस है और न ही आर्मी का कोई दखल है और इस आइलैंड पर आने वाला आज तक कोई नहीं बचा। ब्रॉडी सैम्यूल से कहता है कि हमारे अलावा इस बात का किसी और को पता नहीं होना चाहिए। इसके बाद पायलट ब्रॉडी पैसेंजर से कहता है कि हम एक ऐसे आइलैंड पर हैं जहां रेस्क्यू टीम को आने में न जाने कितना वक्त लग जाएगा और हमारे पास खाना भी कम है और हमें सरवाइव करने के लिए मदद की जरूरत है। पायलट इन्हें बताता है कि कल रात जब हम लैंड कर रहे थे तो एक बस्ती के ऊपर से गुजरे थे और मेरे ख्याल से वो बस्ती कहीं आसपास ही होगी, इसलिए मुझे उस बस्ती तक जाना होगा ताकि एयरलाइन से कांटेक्ट कर पाऊं। इस तरह पायलट ब्रॉडी गैस्पर नामी इस कैदी की हथकड़ियां खोल देता है और अपने साथ जाने को बोलता है।
गैस्पर एक खतरनाक कातिल है और ब्रॉडी नहीं चाहता कि वो इसे पैसेंजर के साथ अकेला छोड़े, इसलिए वो इसे अपने साथ लेकर चल पड़ता है। सीन चेंज होता है और हम आतंकवादियों की एक बस्ती को देखते हैं। यहाँ एक आदमी दौड़ा दौड़ा अपने बॉस के पास आता है और इसे बताता है कि कल रात को मैंने एक बड़े से जहाज को देखा जो बिल्कुल मेरे घर के ऊपर से गुजरा था और वो जहाज बहुत नीचे उड़ रहा था, जैसे लैंड करने वाला हो। इस पर ये डैटू नामी गैंगस्टर अपने आदमी को उस जहाज का पता लगाने भेज देता है। अब हम पायलट ब्रॉडी और गैस्पर को जंगल के बीचों बीच मदद के लिए जाते देखते हैं। ये बातें करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी बीच गैस्पर यहाँ से फरार हो जाता है, लेकिन ब्रॉडी को इसकी कोई खास चिंता नहीं होती, क्योंकि अगर वो पैसेंजर के पास होता तो किसी न किसी को नुकसान पहुंचाता। ब्रॉडी के ख्याल में गैस्पर का यहाँ से भाग जाना बहुत अच्छा है। अब ब्रॉडी अकेला ही आगे बढ़ रहा है। कुछ ही देर बाद इसे इस घने जंगल में एक बिल्डिंग नजर आती है। ये बिल्डिंग काफी पुरानी है और बिल्कुल खाली है, लेकिन यहाँ ब्रॉडी को एक टेलीफोन नजर आता है। वो इसे रिपेयर करके अपनी एयरलाइन से कांटेक्ट करता है और अपनी सारी सिचुएशन के बारे में बताता है कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन सिग्नल कट हो जाते हैं और पूरी तरह से बात नहीं हो पाती। इसके बाद ब्रॉडी अपनी बेटी को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैं जो कुछ तुम्हें बताने वाला हूँ उसे एक कागज पे लिख लो। पायलट अपनी बेटी से बात कर रहा होता है तो अचानक पीछे से कोई इस पर हमला कर देता है। ये आदमी ब्रॉडी को बुरी तरह से पीटता है, मगर पायलट ब्रॉडी इस पर काबू पा ही लेता है और इसे जान से मार देता है। और इसी बीच इसे बाहर गन फायर की आवाज आती है और इसे पता चलता है कि कोई इसी तरफ आ रहा है। ब्रॉडी जल्दी से एक टेबल के पीछे छुप जाता है। असल में ये वही कैदी है जो इसे अकेला छोड़कर गया था। गैस्पर इसे कहता है कि तुम बाहर आ सकते हो। ये इसे पानी देता है और यहाँ से जल्दी निकलने को कहता है। इसी के साथ ये ब्रॉडी को एक लोडेड गन देता है और यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ इन्हें एक रूम में कैमरा मिलता है जिसमें कुछ फॉरेनर की वीडियो होती हैं जिन्हें आतंकवादियों ने बंदी बनाया होता है और वो इन्हें छोड़ने के बदले में इनके घर वालों से भारी रकम की मांग करते हैं। ये देखकर ब्रॉडी को पैसेंजर की फिक्र होने लगती है और ये गैस्पर को यहाँ से फौरन निकलने को कहता है। बाहर इन्हें एक गाड़ी मिलती है जिस पर हमला करने वाले आए थे। ये दोनों गाड़ी लेकर यहाँ से निकल पड़ते हैं। डेविड को पता चलता है कि जहाज से आखिरी दफा कांटेक्ट उस वक्त हुआ था जब वो फिलिपाइन के जंगलों से गुजर रहा था। वो एयरलाइन कंपनी के मालिक से कहता है कि इस लोकेशन से जहाज को सिर्फ प्राइवेट सोल्जर ही ढूंढ सकते हैं, क्योंकि यहाँ आर्मी का पहुंचना भी मुश्किल है। इस तरह डेविड अपने प्राइवेट सोल्जर की टीम से कांटेक्ट करता है और इन्हें जल्द से जल्द उस खोए हुए जहाज को तलाश करने का ऑर्डर देता है। ये लोग अपनी गन्स और पैसों से भरे बैग को लेकर फिलिपाइन जाने को तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम आतंकवादियों की बस्ती को देखते हैं। इनके बॉस डैटू ने जहाज की खोज लगाने के लिए अपने एक आदमी को भेजा था। वो इसे बताता है कि माइनिंग रोड के पास एक बड़ा जहाज खड़ा है। डैटू इसे पूछता है कि वहाँ कितने लोग हैं। इसका आदमी कहता है कि इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं ज्यादा नजदीक नहीं गया। ये सुनकर डैटू अपने आदमियों को माइनिंग रोड की तरफ जाने का बोलता है। जहाज के पैसेंजर अपने पायलट के इंतजार में बैठे होते हैं क्योंकि वो इनके लिए मदद लेने गया हुआ है। इन्हें कुछ गाड़ियों के आने का शोर सुनाई देता है और तभी ये कुछ गाड़ियों को अपनी तरफ आते देखते हैं। ये समझते हैं कि पायलट ब्रॉडी इनके लिए मदद लेकर आ गया है और ये लोग इसी खुशी में गाड़ियों की तरफ बढ़ते हैं। तभी ये आतंकवादी गाड़ियों से निकलकर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे एक खौफ का माहौल बन जाता है। इन गोलियों की आवाज को ब्रॉडी और गैस्पर भी सुन लेते हैं क्योंकि ये भी जहाज के करीब पहुंच चुके होते हैं। इस पे गैस्पर इसे गाड़ी रोकने का कहता है और ये गाड़ी से उतरकर पैदल पैसेंजर वाली जगह के करीब छुपकर बैठ जाते हैं। ये आतंकवादी इनसे पैसेंजर लिस्ट मांगते हैं और एयर होस्टेस डर के मारे इन्हें लिस्ट थमा देती है। लिस्ट देकर ये सैम्यूल से पूछते हैं कि ब्रॉडी कौन है। तभी सैम्यूल बताता है कि वो यहाँ नहीं है क्योंकि वो मदद लेने गए हैं। इसी बीच जब एक औरत यहाँ से भागने की कोशिश करती है तो ये उसे शूट कर देते हैं। ये देखकर ब्रॉडी से रहा नहीं जाता और वो इनसे लड़ना चाहता है, लेकिन गैस्पर इसे रोक लेता है क्योंकि वो लोग ज्यादा हैं और उनके पास हथियार भी ज्यादा हैं। इसके बाद ये आतंकवादी इन पैसेंजर को बस में बैठने को कहते हैं। डैटू अपने 2 आदमियों को यहाँ रुकने का बोलता है और कहता है कि जो कुछ मिले अपने साथ लेकर वापस आ जाओ। 2 आदमियों को छोड़कर सब आतंकवादी जा चुके हैं। ब्रॉडी गैस्पर से कहता है कि हम अभी भी पता लगा सकते हैं कि वो पैसेंजर को लेकर कहाँ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे मौजूद इन 2 आतंकवादियों को पता होगा। और इसी बीच ये इन दोनों पे टूट पड़ते हैं। एक को गैस्पर शूट कर देता है जबकि दूसरे को ब्रॉडी गन पॉइंट पे ले लेता है। इस आतंकवादी की मदद से इन्हें पता चलता है कि वो पैसेंजर को पास ये गाँव में ले जाएंगे जहाँ उन्हें बंदी बनाकर एक वेयर हाउस में रखा जाएगा। ब्रॉडी कहता है कि मैं उनके पीछे जा रहा हूँ। इस पे गैस्पर कहता है कि हमें रेस्क्यू टीम के आने तक इंतजार करना चाहिए। ब्रॉडी कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कब आएंगे और मैं अपने पैसेंजर को रेस्क्यू टीम के भरोसे नहीं छोड़ सकता क्योंकि मेरे पैसेंजर मेरी जिम्मेदारी है। और यूं पायलट ब्रॉडी उनके पीछे चल पड़ता है। दूसरी तरफ डेविड को पता चलता है कि उनका जहाज जोलो आइलैंड पर है।
वो एयरलाइन कंपनी के मालिक से कहता है कि मुझे सेर्गे की होल सैटेलाइट एक्सेस चाहिए, क्योंकि हमारे सोल्जर्स हवा में उड़ेंगे और सारी इंफॉर्मेशन पल भर में निकाल लेंगे। इस बात का असल में इन्हें ब्रॉडी की बेटी से पता चलता है कि उसके डैड पैसेंजर के साथ जोलो आइलैंड पर फंसे हुए हैं। ब्रॉडी आतंकवादियों के पीछे जाने से पहले जहाज में जाता है और इसे पता चलता है कि सैम्यूल ने जहाज की पावर को ठीक कर दिया था। फिर वो मैप से उस गांव को देखता है जहां इसके पैसेंजर को बंदी बनाया गया है। जाने से पहले पायलट ब्रॉडी उस गांव की सारी इन्फॉर्मेशन अपनी शर्ट पे लिख देता है और इसे यहीं फ्रंट पे लगा देता है ताकि रेस्क्यू टीम को इन्हें ढूंढने में कोई मुश्किल ना हो। गैस्पर दूसरे आतंकवादी को ठिकाने लगा चुका होता है और यूं ये दोनों गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ एयरलाइन स्टाफ को सैटेलाइट से जहाज साफ दिखाई दे रहा होता है और डेविड इस लोकेशन की सारी इन्फॉर्मेशन अपने सोल्जर को सेंड कर देता है। अब ये दोनों गाड़ी से उतरकर पैदल गांव की तरफ चल देते हैं ताकि किसी को इनके आने का पता न लगे, जबकि आतंकवादी जबरदस्ती इन पैसेंजर से वीडियो बनाने का कहते हैं ताकि वो इनके घर वालों से इनके बदले पैसे ले सकें। ब्रॉडी और गैस्पर के जाने के बाद रेस्क्यू टीम यहाँ पहुँच जाती है, लेकिन यहाँ कोई नहीं होता। रेस्क्यू टीम को जहाज में 2 लाशें मिलती हैं, जिनमें से एक एयर होस्टिस और दूसरी पुलिस वाले की है। और तभी रेस्क्यू टीम को वो शर्ट दिखाई देती है जिस पर ब्रॉडी ने लिखा हुआ है कि सभी पैसेंजर को बंदी बनाकर एक गांव में रखा गया है। दूसरी तरफ हम ब्रॉडी और गैस्पर को देखते हैं। ये इनके ठिकाने पर घुस चुके हैं। गैस्पर कहता है कि हमें बगैर गोली चलाए इनका काम तमाम करना होगा और यूं ये आतंकवादियों को अपने रास्ते से हटाते आगे बढ़ते जाते हैं। और यहाँ इन्हें वो बस भी दिखाई देती है जिस पर पैसेंजर को लाया गया था और आखिरकार ये उस वेयर हाउस तक पहुँच जाते हैं जहाँ इनके लोगों को बंदी बनाकर रखा गया है। गैस्पर एक हथौड़ा उठा लेता है और वेयर हाउस के सामने बैठे सिक्योरिटी गार्ड को एक पल में खत्म कर देता है। ब्रॉडी गार्ड की तलाशी लेता है और तभी से ताले की चाबी मिल जाती है। इसके बाद ये इन सबके हाथ खोलते हैं और बिना शोर किए बस में बैठने को कहते हैं। सभी पैसेंजर एक एक करके बस में बैठ जाते हैं। अब ये यहाँ से अपने जहाज पर जाने वाले हैं। इसी बीच गैस्पर आता है और इन्हें यहीं रुकने का बोलता है। वो ब्रॉडी से कहता है कि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और इस रास्ते में हर तरफ गार्ड गन्स लेकर खड़े हैं और अगर हम यहाँ से गए तो वो हम सबको मार देंगे। अब इनके लिए यहाँ से निकलना आसान नहीं, क्योंकि ये इन गार्ड्स पर हमला करेंगे तो और ज्यादा आ जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में ब्रॉडी कहता है कि मैं उन्हें संभाल सकता हूँ। गैस्पर कहता है कि तुम ये कैसे करोगे? इस पे ब्रॉडी कहता है कि मैं खुद को उनके हवाले करके उनका ध्यान भटकाऊंगा और तुम सब यहाँ से निकल जाना। गैस्पर कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर कभी अपनी फैमिली को देख नहीं पाओगे। ब्रॉडी कहता है कि इन पैसेंजर की भी फैमिलीज हैं और मैं इन सब का कैप्टन हूँ और मुझे ये कुर्बानी देनी होगी। और यूं पायलट ब्रॉडी इन आतंकवादियों की तरफ चल पड़ता है। गार्ड्स देखते ही इसे घेर लेते हैं और इस पर टूट पड़ते हैं। वो इनसे कहता है कि मैं तुम्हारे बॉस डैटू से बात करना चाहता हूँ और इसी बीच इन सब का बॉस भी यहाँ आ जाता है। वो ब्रॉडी से कहता है कि तुम्हारे पायलट ने बताया था कि तुम मदद लेने गए हो, क्या तुम्हें मदद मिली? ब्रॉडी कहता है कि मैंने मनाली कांटेक्ट किया था और वो हमारे लिए रेस्क्यू टीम भेज रहे हैं और जल्द ही मैं अपने पैसेंजर को तुमसे छुड़ा लूंगा। इस बात पे ब्रॉडी की पिटाई होती है। डैटू कहता है कि तुम मेरे इलाके में हो और मेरी मर्जी के अलावा यहाँ से कोई नहीं जा सकता और ये अपने आदमी से इसे मारने को कहता है। ब्रॉडी को ये शूट करने ही वाले होते हैं तो डेविड की रेस्क्यू टीम यहाँ पहुँच जाती है। आतंकवादियों और रेस्क्यू टीम के बीच काफी देर तक गोलियां चलती हैं। रेस्क्यू टीम कुछ ही वक्त में इन सब का सफाया कर देती है। ये सभी पैसेंजर और पायलट ब्रॉडी को सेफली बस में बिठा लेते हैं और इस गांव की हदूद से निकल जाते हैं। इन आतंकवादियों में बस 2 लोग ही बचे होते हैं, एक इनका बॉस और दूसरा इसका साथी। डैटू जब अपने भाई की लाश देखता है तो एकदम से पागल हो जाता है और अपने आदमी से कहता है कि सब लोगों को यहाँ बुलाओ। ब्रॉडी इनसे पूछता है कि आप कौन हैं? इस पे ये गार्ड कहता है कि हम एयरलाइन टेल ब्लेजर की तरफ से आए हैं। ब्रॉडी से कहता है कि इसका मतलब है कि आप एडवांस क्रू हैं, तो रेस्क्यू टीम यहाँ क्यों नहीं पहुँची? ये बताता है कि रेस्क्यू टीम को यहाँ पहुँचने में 24 घंटे लगेंगे और तब तक हम ही आपकी रेस्क्यू टीम है। अब इनके लिए नई समस्या ये है कि रेस्क्यू टीम को यहाँ पहुँचने में काफी वक्त है और इस एडवांस क्रू में बस 5 ही लोग हैं और इनका यहाँ से निकलना आसान नहीं। ब्रॉडी कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। ये सब अपने जहाज के पास पहुँच चुके हैं। ब्रॉडी अपने पैसेंजर से कहता है कि रेस्क्यू टीम को यहाँ पहुँचने में 24 घंटे लग जाएंगे और अगर हम अभी यहाँ से ना निकले तो हम सबको मार देंगे। पैसेंजर पूछते हैं कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। इस पे ब्रॉडी बताता है कि मैंने और सैम्यूल ने मिलकर जहाज की पावर को ठीक कर दिया था और हमारे पास एक ही चांस है। लेकिन पैसेंजर पायलट ब्रॉडी के इस प्लान पर एग्री नहीं करते। तभी ब्रॉडी इनसे कहता है कि अगर मुझे यकीन ना होता तो मैं कभी तुमसे जहाज में बैठने को ना कहता और घर जाने का बस यही एक तरीका है और तुम सबको आखिरी मर्तबा मुझ पर यकीन करना होगा, क्योंकि हम यहाँ से अभी ना निकले तो कभी नहीं निकल पाएंगे। और यूं ये सब एक बार फिर जहाज में सवार हो जाते हैं। गार्ड पायलट को बताता है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है क्योंकि जल्द ही वो लोग जहाँ पहुँच जाएंगे। ब्रॉडी कहता है कि मुझे ब्रेक ठीक करना है और इसके लिए कुछ टाइम चाहिए। लेकिन इसी बीच डैटू अपने आदमियों को लेकर यहाँ पहुँच जाता है और इसके लोग पैसेंजर पर गोलियां बरसाने लगते हैं।
तभी एक पैसेंजर इनकी गोली से जख्मी हो जाता है। इस क्रू टीम के पास भी काफी हैवी हथियार होते हैं और ये सब बड़ी बहादुरी से इन आतंकवादियों का मुकाबला करते हैं। क्रू टीम का स्नाइपर शांति से एक एक आतंकवादी को निशाना बनाकर मारता है, जबकि गैस्पर ने भी अपनी जगह संभाली हुई है और वो भी क्रू टीम का भरपूर साथ देता है। ब्रॉडी ब्रेक को ठीक करने के बाद क्रू टीम से वॉकी टॉकी मांगता है और इसे कहता है कि इंजन स्टार्ट करने के बाद तुम्हारे पास 2 मिनट का टाइम होगा और तुम्हें इसी बीच जहाज में चढ़ना होगा। पायलट ब्रॉडी जब जहाज की तरफ बढ़ रहा होता है तो वो डैटू की गोली से जख्मी हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो जहाज में सवार हो जाता है। वो अपनी जगह पर पहुंच जाता है और फौरन सैम्यूल से इंजन स्टार्ट करने को कहता है, जबकि बाहर अभी भी गोलियां चल रही होती हैं। गैस्पर की गोलियां खत्म हो जाती हैं और वो जैसे ही एक बैग से गोलियां लेने जाता है तो वहाँ इसे पैसों से भरा बैग मिलता है, लेकिन वो पैसों को छोड़कर अपनी गन को रीलोड करता है। जहाज जैसे ही टेक ऑफ के लिए रेडी होता है तो डैटू और इसके लोग पायलट कैबिन पर गोलियां चलाने लगते हैं। इसके बाद पायलट ब्रॉडी हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करता है और इन्हें बताता है कि हम टेक ऑफ करने के लिए रेडी हैं। लेकिन एयरलाइन कंपनी का मालिक इससे कहता है कि जहाज जहाँ है वहीं रहेगा। इस पे डेविड ब्रॉडी से कहता है कि तुम्हें जो बेहतर लगे वो करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पैसेंजर आतंकवादियों की गोली से मरे। ब्रॉडी कहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा 300 मील तक ही पहुंच पाएंगे, इसलिए हमें इस एरिया के पास ही कोई ऐसी जगह बताओ जहां हम लैंड कर सकें। इसी बीच ब्रॉडी क्रू टीम को जल्दी से जहाज में बैठने को कहता है, लेकिन गैस्पर जहाज में बैठने के बजाय पैसों से भरे बैग को लेकर चल पड़ता है, क्योंकि उसे पता है कि वो जहाज में बैठा तो फिर से जेल में जाना पड़ेगा। जहाज रनवे पर दौड़ रहा है और सभी क्रू टीम के मेंबर्स भी जहाज पे चढ़ चुके हैं, लेकिन डैटू और इसका आदमी अपनी गाड़ी पर बैठकर इन पर हमला करते हैं। डैटू अब जहाज के सामने है और आरपीजी को लोड कर रहा है ताकि वो इस जहाज को तबाह कर सके, लेकिन ब्रॉडी जहाज की स्पीड फुल कर देता है और इसके आरपीजी चलाने से पहले ही वो इसे कुचलकर उड़ान भर लेता है। इनके जहाज का एक इंजन भी खराब है, लेकिन इसके बावजूद भी पायलट हिम्मत नहीं हारता और जल्द ही इन्हें हेडक्वार्टर की तरफ से लैंड करने के लिए लोकेशन भेज दी जाती है और ब्रॉडी अपने जहाज को लेकर उसी तरफ चल पड़ता है। जहाज आहिस्ता आहिस्ता तबाह हो रहा है क्योंकि इसके इंजन में भी आग लग चुकी है, लेकिन ब्रॉडी जल्द ही रनवे पर इसे लैंड करने में कामयाब हो जाता है और यूं एक बार फिर इन सब की जान जाते जाते बच जाती है और फौरन से यहाँ रेस्क्यू टीम भी पहुंच जाती है और इस जहाज के सभी पैसेंजर तालियों से ब्रॉडी का शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद पायलट ब्रॉडी अपनी बेटी को कॉल करता है और बताता है कि मैं जल्द ही घर आ रहा हूँ। इसी के साथ यहीं इस कहानी का एंड हो जाता है। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।